वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 8 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए देख लेते हैं आज के कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान श्रवण बाधित लोगों के लिए एक सांकेतिक भाषा दुभाषिया रखने पर विचार कर रहा है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिकांश मामलों की सुनवाई एक डिवीजन बेंच, इसमें 2 से 3 जज होते हैं, इनके द्वारा की जाती है। यदि किसी मामले का राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक असर पड़ने की संभावना हो या कानून का फैसला हमेशा के लिए हो तो संविधान पीठ का गठन किया जाता है। संविधान पीठ कानून के प्रश्न पर एक व्यापक दृष्टिकोण देती है और उस रास्ते को परिभाषित करती है जिसे कानून भविष्य में अपनाएगा। संविधान का अनुच्छेद 145 का क्लाज 3 इसे स्पष्ट करता है। इसमें कहा गया है कि संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले का निर्णय कम से कम 5 न्यायाधीश की पीठ द्वारा किया जाना चाहिए। भारत में ये बेंच अस्थायी है और ये कानूनी प्रश्न या मुद्दा सुलझाने के बाद भंग हो जाती है। इसका आकार क्या होता है? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 5 या 5 से अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं और इस मुद्दे के महत्व के आधार पर यह बेंच छोटी या पीठ के फैसले की समीक्षा करने की आवश्यकता होने पर एक बड़ी पीठ का गठन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि 5 न्यायाधीश की पीठ के फैसले की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस होती है तो ये 7 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जाता है। अभी तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ थी जो 24 अप्रैल 1973 को ऐतिहासिक 6-7 बहुमत के फैसले से दिए गए थे। केशवानंद भारती फैसले ने संविधान की बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया जो ये मानता है कि संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं यानी बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। देखते हैं संविधान की पीठ का गठन कौन और कब करता है। तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश के पास संविधान पीठ का गठन करने की शक्ति है और वही इसके पास मामले भेजते हैं। वर्तमान में 4 स्थितियां हैं जब ऐसी पीठ का गठन किया जा सकता है। सबसे पहले यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। दूसरा है यदि राष्ट्रपति किसी कानून या तथ्य पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगते हैं तो ये बेंच का गठन किया जा सकता है। हालांकि इस मामले में शीर्ष अदालत का निर्णय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है और वह एक अलग दृष्टिकोण अपना सकते हैं। तीसरा है संविधान पीठ तब बनाई जा सकती है जब पहले 2 जजों की बेंच और बाद में 3 जजों की बेंच एक ही मुद्दे पर परस्पर विरोधी फैसले सुनाती हैं। अंत में इसका गठन तब किया जा सकता है जब 3 न्यायाधीशों की पीठ कोई ऐसा निर्णय सुनाती है जो किसी मुद्दे पर पिछली 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसलों से भिन्न हो। अब हम आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ही पॉलिटी एंड गवर्नेंस से ही जुड़ा हुआ है और ये है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि 5वीं अनुसूची का पैराग्राफ 5 का क्लाज 1 राज्यपाल को निर्देश देने की शक्ति देता है कि या तो वह संसदीय राज्य कानून अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे या यह केवल कुछ अपवादों पर संशोधनों के साथ लागू होंगे। तब ये चर्चा में है। तो आइए देख लेते हैं भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के बारे में। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान से संबंधित है। इन क्षेत्रों के साथ देश के अन्य क्षेत्रों में अलग व्यवहार किया जाता है क्योंकि इसमें आदिवासियों का निवास है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं और उनकी स्थिति में सुधार
के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा, तो ये अनुच्छेद 244 के क्लाज 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 244 का क्लाज 1 ये वह क्षेत्र निर्देश देता है कि अनुसूचित क्षेत्र का पूरा या कोई निर्दिष्ट भाग इसको अनुसूचित क्षेत्र नहीं रहेगा। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राज्य की किसी भी अनुसूचित क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है और उसकी सीमा रेखाओं में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन केवल सीमाओं में सुधार के माध्यम से। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड मतलब कुछ मापदंड भी अपनाए गए हैं। इसमें पहला है कि जनजातीय की आबादी वहाँ अधिकता होनी चाहिए और क्षेत्र की सघनता और उचित आकार भी होना चाहिए और क्षेत्र की अविकसित प्रकृति और लोगों के आर्थिक मानक को उल्लेखनीय असमानता होनी चाहिए। ये मानदंड भारत संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से स्थापित हो गए हैं। विशेष प्रावधान क्या होता है? तो ये विशेष प्रावधान ये किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति वहाँ के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत है। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। राज्यपाल प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षित हो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देता है। देख लेते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में। तो ये राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से निपटने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक ऐसी इसकी स्थापना की जाती है। यदि राष्ट्रपति निर्देश दें तो ऐसी ही परिषद अनुसूचित जनजातियों वाले अनुसूचित क्षेत्रों वाले किसी भी राज्य में स्थापित नहीं की जा सकती है। मतलब ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वह इस जनजातीय परिषद को बनाने की अनुमति देता है या नहीं देता है। इसमें 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, जिसमें से 3/4 राज्य की विधानसभा के अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये राज्य के अनुसूचित जनजाति कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह देगी जिन्हें राज्यपाल द्वारा उन्हें भेजा जा सकता है। राज्यपाल परिषद के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति के तरीके और परिषद के अध्यक्ष और उनके अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति, बैठकों के संचालन और सामान्य रूप से इनकी प्रक्रिया को निर्धारित या विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है। अनुसूचित क्षेत्रों में कानून को प्रयोज्यता राज्यपाल सामाजिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि संसद राज्य विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम राज्य में अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से पर लागू होगा या नहीं होगा, बशर्ते ये निर्दिष्ट के अनुसार अपवाद और संशोधन भी है। जैसे राज्यपाल राज्य के किसी भी क्षेत्र में शांति और अच्छा व्यवहार, अच्छी सरकार के लिए ये नियम बना सकता है। ऐसे नियमों में ऐसे क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र जनजातियों के सदस्यों द्वारा उनके बीच भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंध करना है। ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित करना होता है और ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पैसा उधार देने वाले व्यक्तियों द्वारा साहूकार के रूप में व्यवसाय चलाने को विनियमित करना शामिल है। और ये लास्ट है, ऐसे नियम बनाने में राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी अधिनियम या किसी मौजूदा कानून को निरस्त या संशोधित कर सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना, आज देख लेते हैं इसके बारे में। तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय साधन सहयोजना छात्रवृत्ति के बारे में आप जानते हैं, तो ये मई 2008 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। मतलब इसका 100% वहन या खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर
वर्ग के जो मेधावी, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट छात्रों को 8वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने से रोकने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लाभ क्या होंगे? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में 9वीं से 12वीं की कक्षा तक अध्ययन के लिए हर साल चयनित छात्रों को 1 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति की राशि इसमें 12,000 रुपये प्रतिवर्ष यानी 1,000 रुपये प्रति माह की प्रति छात्रवृत्ति दी जाती है। NMMSS छात्रवृत्ति डीबीटी माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से इसे इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा सीधे चयनित छात्रों के बैंक खातों में वितरित की जाती है। इसके पात्रता या मानदंड क्या हैं? तो ऐसे छात्र जिनके माता पिता की सभी स्रोतों से आय 3.5 लाख प्रति वर्ष रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए ऐसे छात्र पात्र होंगे। छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयनित परीक्षा में उपस्थिति होने के लिए छात्रों के पास 7वीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5% की विशेष छूट दी गई है। छात्रों को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन करना चाहिए। नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन और आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के तहत छात्रवृत्ति NMMSS के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है। राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षण है। ये चयन परीक्षा इनकी कैसे होती है? प्रत्येक राज्य में केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रों का चयन करने के लिए अपनी जो स्वयं की परीक्षा प्रायोजित करता है। इसको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर जोड़ा गया है, जो छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है भुगतान अवसंरचना विकास निधि यानी PIDF योजना के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी PIDF योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है और इसमें PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इसे पहली बार RBI द्वारा जनवरी 2021 में 3 साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश में भुगतान स्वीकृति उपकरणों की संख्या को कई गुना तक बढ़ाना है। PIDF भारत सरकार के टियर 3 और टियर 6 शहरों और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचा विकास सुविधा के लिए प्रमुख अधिकृत कार्ड नेटवर्क से परामर्श से RBI द्वारा स्थापित फंड है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। टियर 1 और टियर 2 केंद्रों में PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को बाद में अगस्त 2021 में इसमें शामिल किया गया। इसकी फंडिंग कहां से आती है? तो PIDF को RBI और भारत के प्रमुख अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह योजना पात्र क्षेत्रों में POS टर्मिनलों और अन्य भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की तैनाती के लिए बैंक और गैर बैंक वित्तीय कंपनियां यानी NBFC को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आवंटन देखते हैं तो ये निधि आवंटन के लिए मानदंड स्थापित करते समय प्राथमिक उद्देश्य उन व्यापारियों की पहचान करना और उनकी सहायता करना होगा जिन्होंने अभी तक भुगतान स्वीकृति तकनीकी नहीं अपनाई है, विशेष रूप से जिनके पास भुगतान स्वीकृति उपकरणों की कमी है। वे व्यापारिक कार्यक्रम के माध्यम से एक भौतिक और एक डिजिटल स्वीकृति उपकरण प्राप्त करने में पात्र हो सकते हैं। आवश्यक सेवाएं तो इसमें परिवहन, आतिथ्य आदि सरकारी भुगतान, ईंधन पंप, PDS दुकानें यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो दुकानें होती हैं उनको, स्वास्थ्य देखभाल, किराना की दुकानें, स्ट्रीट वेंडर आदि को प्रदान करने वाले व्यापारियों को विशेष रूप से लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में शामिल किया जा सकता है।
शासन तो इसमें PIDF एक सलाहकार परिषद के माध्यम से शासित होगा और RBI द्वारा प्रतिबंधित और प्रशासित ये किया जाएगा। तो ये RBI द्वारा प्रतिबंधित और प्रशासित ये किया जाएगा। इसके लक्ष्यों के कार्यान्वयन की निगरानी कार्ड नेटवर्क और भारतीय बैंक संघ और भारतीय भुगतान परिषद की सहायता से RBI द्वारा की जाएगी। अब आइए विश्वकर्मा योजना की चर्चा हुई है इसमें, तो देख लेते हैं विश्वकर्मा योजना के बारे में। तो विश्वकर्मा योजना ये 17 सितंबर 2023 को 13,000 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी इसका 100% व्यय केंद्र सरकार करेगी। समय अवधि इसकी क्या है, तो इसकी समय अवधि 5 वर्ष रखी गई है। वित्तीय वर्ष 23-24 से वित्तीय वर्ष 27-28 तक का है। इसका उद्देश्य क्या है PM विश्वकर्मा योजना का, तो ये पहल पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छोटे व्यवसायों को समर्थन करती है। ये छोटे श्रमिकों और कारीगरों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, बेहतर तरीके से कौशल सलाह देने का प्रदान करती है। इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के लिए उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ गुणवत्ता सुधार करना भी है। ये योजना इसके तहत कारीगरों और शिल्पकारों को PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी तथा 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए पहली किस्त और 2 लाख रुपए दूसरी किस्त तक ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। अब इसमें PM स्वनिधि का भी जिक्र किया गया था, तो हम इसमें PM स्वनिधि के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना ये भारत सरकार की द्वारा जून 2020 में शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था PM स्वनिधि का, तो PM स्वनिधि का उद्देश्य जो रेडी पटरी वाले जो मजदूर होते हैं, जो रेडी पटरी लगाते हैं, वे केवल ऋण देकर सशक्त बनाना उनको, और बल्कि उनका समग्र विकास और आर्थिक उत्थान करना इसका उद्देश्य था PM स्वनिधि योजना का। इस योजना का उद्देश्य लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपए तक के कोलेट्रल यानी संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इसका नोडल मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है प्रसारण विकास के लिए एशिया प्रशांत संस्थान के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। भारत को लगातार तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है। तो अब ये चर्चा में आया है, तो देखते हैं। इसकी स्थापना 1977 में यूनेस्को के तत्वावधान में की गई थी और AIBD में वर्तमान में कुल 44 देशों के 92 सदस्य संगठन हैं, जिसमें 26 सरकारी सदस्य देश शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 48 प्रमाणन प्राधिकरण और प्रसारक करते हैं। इसमें एशिया प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब राज्यों और उत्तरी अमेरिका के 28 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते समय 44 सहयोगी संगठन शामिल हैं। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्यों में से एक है। प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक AIBD में भारत सरकार के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधि निकाय है। प्रसार भारती क्या है, तो यह देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। ये प्रसार भारती अधिनियम के तहत 1997 में स्थापित किया एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। इसका उद्देश्य जनता को सूचित करना और मनोरंजन करने के लिए उद्देश्य से सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं संचालित करना है। इसमें दूरदर्शन, टेलीविजन नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो शामिल हैं, जो पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया की इकाइयां थीं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्वाभाविक है नई दिल्ली में ही होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बेकल किला के बारे में। तो अभी हाल ही में केरल का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कारवा पार्क है। ये केरल के बेकल किले में ये बनेगा, कारवा पार्क ये बेकल किले में बनेगा, तभी चर्चा में आया है। तो ये आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इसे गहरे मैरून लेटराइट पत्थरों से उत्कृष्ट रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। ये पूरे केरल में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संरक्षित किला है। किला का प्रभावशाली दीवारों और प्राचीरों से सुसज्जित है, जो फिर से विशाल पुर्जों से बाधित हुआ है, जबकि बुर्ज बंदूकों के लिए कई बड़े और छोटे उद्घाटन से सुसज्जित हैं।
दीवारें खिड़कियों और झांकियों से घिरी हुई हैं। इनका उपयोग अतीत में दुश्मन को दूर से देखने के लिए किया जाता होगा। ये एक अनोखी और आकर्षक विशेषता, ये एक अकेला गढ़ है जो समुद्र में फैला हुआ है। ये अकेला पूरे भारत में गढ़ है जो समुद्र के अंत तक फैला हुआ है और इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। ये एक ऐतिहासिक स्मारक है। ये अपने ऊंचे अवलोकन और टावरों से अरब सागर का शानदार दृश्य प्रस्तुत कराता है, जिस पर कुशल शताब्दियों पहले तक विशाल तोपों का कब्जा होता रहा होगा। मूल रूप से प्राचीन कदम्पा राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित किला वर्षों से कोलाथिरी राजाओं, विजयनगर साम्राज्य, टीपू सुल्तान और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। इस किले के अंदर सबसे प्रमुख संरचना टीपू सुल्तान द्वारा बनाई गई अवलोकन टावर है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फिशर ट्रॉफ्स प्रक्रिया के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने फिशर ट्रॉफ्स प्रक्रिया में पहले से अज्ञात आत्मनिर्भर दोलनों की खोज की है जो भविष्य में अधिक कुशल ईंधन उत्पादन की अनुमति दे सकते हैं। तभी ये चर्चा में है। तो आइए देख लेते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है जहां संश्लेषण गैस H2 और CO को हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन नेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण में परिवर्तित किया जाता है। इसे पहली बार 1920 के दशक में विकसित किया गया था। इसका नाम इसके खोजकर्ताओं फ्रांज फिशर और हंस ट्रॉफ्स के नाम पर रखा गया था। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और हाइड्रोजन H2 गैसों की प्रतिक्रिया शामिल है। ये गैसें सामान्यतः गैसीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोमास सहित कई स्रोतों से प्राप्त होती हैं। तो अब देख लेते हैं FT प्रक्रिया के लिए फीड सामग्री सिंथेटिक गैस है। ये सामान्यतः ये प्रक्रिया उच्च तापमान और उच्च दबाव पर एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया होती है और उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट उत्प्रेरक लोहे या कोबाल्ट पर आधारित होते हैं। यह प्रक्रिया CO का उत्प्रेरक बहुलकीकरण और हाइड्रोजनीकरण है जो एक सिंथेटिक कच्चे तेल का उत्पादन करती है। सिनक्रूड हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन नेट और पानी का एक बहुचरणीय मिश्रण है। अगला चरण सिनक्रूड को उन उत्पादों में परिष्कृत करना है जो पारंपरिक रूप से पारंपरिक कच्चे तेल जैसे परिवहन ईंधन और पेट्रोकेमिकल से उत्पादित होते हैं। अब देख लेते हैं इनके अनुप्रयोग क्या हैं। तो इसमें सिंथेटिक ईंधन और रसायनों से उत्पादन सहित कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। जैसे इस प्रक्रिया द्वारा उत्पादित हाइड्रोकार्बन को परिष्कृत किया जा सकता है और कच्चे तेल से प्राप्त अधिक पारंपरिक तरल ईंधन के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। सामान्यतः ये उत्पाद पारंपरिक तरीकों से प्राप्त उत्पादों की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, जिसमें कई सल्फर या सुगंधित पदार्थ नहीं होते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोटीन बाइंडर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI यानी फसाई ने स्पष्ट किया है कि दूध और उनके उत्पादों में प्रोटीन बाइंडर्स जोड़ने की अनुमति नहीं है। तभी ये खबरों में आया है। ये स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब कुछ कंपनियां दही जैसे डेयरी उत्पादों में गाढ़ी बनाकर प्रदान करने के लिए प्रोटीन बाइंडर्स जोड़ रही हैं। प्रोटीन बाइंडर्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक जैविक एजेंट यानी एक केमिकल है जो नए खाद्य उत्पादों विशेष रूप से अर्ध ठोस या ठोस पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण के लिए सामग्री के एक महत्वपूर्ण और आवश्यक वर्ग के रूप में उभरे हैं। ये प्रोटीन की पाचन शक्ति को प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं और इस प्रकार दूध प्रोटीन के जैविक और पोषक मूल्य को ये प्रभावित कर सकते हैं। जैसे केमिकल अगर दूध मिलेगा तो वो तो उसकी जो नेचुरल फॉर्म होगी उसको प्रभावित करना ही करेगा ही। प्रोटीन बंधन सक्रिय यौगिकों की जैव उपलब्धता और वितरण को भी प्रभावित कर सकता है। दूध प्रोटीन क्या होता है तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक आवश्यक अमीनो एसिड का एक अच्छा सा स्रोत है और ये आसानी से पचने योग्य होते हैं और उसमें कई पौधों पर आधारित प्रोटीन की तरह कोई भी पोषण विरोधी कारक नहीं होता है।
तो अभी इसने आदेश दिया है FSSAI ने, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ये 2006 के तहत एक स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसको 2006 के FSN अधिनियम ने विभिन्न अधिनियमों और आदेशों के समेकित किया, जो पहले विभिन्न मंत्रालय और विभागों में भोजन से संबंधित मुद्दों को संभालते थे। इसका नोडल मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एपिथेमिस बायनाडिसेंसिस के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में वायनाड के एक हरे भरे परिदृश्य में ड्रैगन फ्लाई की एक प्रजाति नई प्रजाति की एक खोज की गई है और इसे वैज्ञानिक नामकरण इपिथेमिस बेनाडिसिस दिया गया है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसे रेड रम्स हॉकलेट के नाम से जाना जाता है। ये विशेष रूप से अक्टूबर माह के दौरान उड़ान भरना शुरू करती है। ये प्रजाति वायनाड के जंगली इलाकों के पास छायादार जो नदी के किनारे दलदल के साथ साथ पश्चिमी घाट की नीलगिरी कूर्ग परिदृश्य के कुछ हिस्सों में उगने वाली झाड़ियों के बीच पाई जाती है। इसका स्वरूप तो ये एक नई प्रजाति अपने गहरे रंजकता और पेट पर सीमित लाल रंग के और पीले एंटी ह्यूमरल धारी की एक अनुपस्थिति से अलग है। ये भारतीय ड्रैगन फ्लाई का पहला उदाहरण है जिसे रूपात्मक भेदों की पुष्टि करने वाले आनुवांशिक साक्ष्यों के साथ प्रलेखित किया गया है। अब आइए देख लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। तो यदि ये इसे सादरी भी कहा जाता है, इसको सादरी भी कहा जाता है पश्चिमी घाट को। और ये जो पश्चिमी भारत में उत्तर दक्षिण की ओर चलने वाली पर्वत श्रृंखला है। ये अरब सागर के मालाबार तट के समांतर दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे का शिखर बनाता है। पश्चिमी घाट जैव विविधता वाला गर्म स्थान और जैविक रूप से समृद्ध लेकिन खतरे वाला क्षेत्र है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में धरोहर स्थल है। ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है और ये भारत के मानसून मौसम पैटर्न में एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसे ये हमारा भारत हो गया अगर, तो ये वाला पूरा हिस्सा ये पश्चिमी घाट कहलाता है और ये पूर्वी घाट या मालाबार तट कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है पूसा 44 के बारे में। तो आइए देखें, एक धान की प्रजाति है। तो अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में अगले साल पूसा 44 धान की किस्म की खेती जो होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तभी ये पूसा 44 धान चर्चा में आया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये धान की एक, जैसा कि मैंने बोला, ये धान की एक किस्म है जिसे 1993 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया था। इसको 2010 के अंत तक इसने पंजाब भर के किसानों के बीच व्यापक लोकप्रियता हासिल कर ली थी, जिसमें धान की खेती के तहत ये 70 से 80% क्षेत्रों में शामिल था। यानी जो भी पंजाब का पूरा पैडी का क्षेत्र था उसका 70 से 80% ये पूसा 44 धान ही उगाया जाता था। किसानों का दावा है कि पूसा 44 की पैदावार प्रति एकड़ लगभग 85 से 100 मन यानी 34 से 40 कुंटल होती है, जबकि अन्य किस्मों की औसत उपज 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ होती है। इसीलिए इसको किसान उगाते हैं। तो इसकी चिंताएं क्या हैं? तो कंसर्न इसमें है कि ये लंबी अवधि वाली किस्म है जिसमें पकने में लगभग 160 दिन लगते हैं और ये अन्य किस्मों की तुलना में लगभग 35 से 40 दिन अधिक हैं, जिसमें सिंचाई के 5 से 6 अतिरिक्त चक्रों की आवश्यकता, मतलब 5 से 6 बार अधिक इसमें पानी लगाना पड़ता है, तो पानी की खपत अधिक होती है। ये पंजाब के जो भूजल की जो गंभीर समस्या, पंजाब पहले ग्राउंड वाटर से जूझ रहा है, उसकी कमी और कम अवधि वाली धान की किस्मों की उपलब्धता को देखते हुए सरकार का लक्ष्य है कि इस किस्म पर प्रतिबंध लगाकर 1 महीने के सिंचाई के पानी का संरक्षण करना है। इसके अलावा ये किस्म राज्य में लंबे समय से चली आ रही है, जिससे पराली जलाने की समस्या को बढ़ाने के लिए भी ये जानी जाती है। ये किस्म छोटी किस्मों की तुलना में लगभग 2% अधिक ठूंठ पैदा करती है, जो बड़े पैमाने पर खेती करने पर एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन जाती है। इसलिए किसान इसमें आग लगा देते हैं। ICAR के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसे पहले इंपीरियल
काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को कृषि रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इस परिषद ने पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंध के लिए शीर्ष निकाय है। ये देश भर में ये फैले 113 ICAR संस्थानों और 71 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए। वीडियो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।